नमस्कार दोस्तों, सीक्रेट्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी के 100 पॉडकास्ट में स्वागत है। दोस्तों, हम मैरिज विषय पर दीपेश भाई से बात कर रहे हैं और यह एपिसोड 3 है जिसमें हम टाइमिंग इवेंट यानी टाइमिंग ऑफ मैरिज पे बात करने जा रहे हैं। मुझे बिल्कुल विश्वास है कि जो हमारे श्रोता हैं, जो हमारे साथी हैं, इस विषय को सुनकर बड़ा उत्सुक हो गए होंगे क्योंकि आजकल टाइमिंग इवेंट बड़ा आकर्षक विषय है। लेकिन मित्रों, यह जानना बड़ा अनिवार्य होगा कि जब बात मैरिज की है तो हम सप्तम भाव पर केंद्रित है। दीपेश भाई अपनी पूर्व चर्चा में यह कह चुके हैं कि अगर हम D1 चार्ट से ज्यादा तेजी से भागे नहीं दूसरी जगहों पर, तो हम भाव भावेश कारक के सामंजस्य और समन्वय को समझ करके मैरिज के विषय में कि अर्ली मैरिज है कि डिलेड है कि डिनायल है, उसमें सुख है कि कष्ट है, और साथ ही जो संबंध विचार होते हैं ग्रहों और भावों के, उसको हम किस तरीके से देखें, जो योग के रूप में हो या इनके प्लेसमेंट के रूप में हो, जिसे हम भाव संबंधी फलों के तहत भी जान सकते हैं। दीपेश भाई, मैं जानता हूं कि यह विषय में आप बहुत पारंगत हैं क्योंकि आप जो क्लासिकल एस्ट्रोलॉजी, जिसको हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी कहते हैं, इसमें आप पारंगत हैं। आपका अध्ययन काफी अच्छा है। तो मैं चाहता हूं कि इस पर आपसे एक लंबी चर्चा कि टाइमिंग इवेंट, टाइमिंग मैरिज को आप किस तरीके से देखते हैं। अनुपम जी, धन्यवाद फिर एक बार। टाइमिंग ऑफ इवेंट एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट हो जाता है और इंग्लिश थोड़ा और लग रहा है मुझे। हम ये कहेंगे कि घटना कब घटित होगी, भाव का फल कब मिलेगा। और भारतीय वैदिक ज्योतिष में भाव का फल, भाव फल को अधिक महत्व दिया गया है। जब हम सप्तम भाव की बात कर रहे हैं, सप्तम भाव लग्न जीवन, शादी से जुड़ा हुआ है। क्या देख सकते हैं सप्तम भाव से? सबसे पहला, लग्न जीवन कैसा होगा। दूसरी बात, हमारा जीवन साथी कैसा होगा। लग्न जीवन कब शुरू होगा, जहां जो आपने बात करी कि शादी कब होगी, टाइमिंग ऑफ इवेंट। सप्तम भाव का फल कब मिलेगा, कैसा मिलेगा, कितना मिलेगा। ये जो पूरा विषय है वैसे बहुत ही सरल है, इसको अगर चिंतन से देखा जाए, समझा जाए। ज्योतिष की मूल धरोहर भावफल का सिद्धांत मैंने पहले ही बता दिया। सप्तम भाव के ऊपर किन ग्रहों का प्रभाव है। अब जब हम सप्तम भाव कहते हैं तो बेसिक शुरुआती ज्योतिषीय समझ में भाव, भावेश और कारक तीनों को समझना चाहिए। सप्तम भाव पर किन ग्रहों की दृष्टि है, किन ग्रहों का प्रभाव है। सप्तमेश किस प्रभाव में है, कैसे है, कुंडली में कहां पर है, अपने भाव से कहां पर है। और कारक ग्रह, सप्तम भाव का कारक कौन सा बनेगा, इसके ऊपर भी थोड़े बहुत विवाद है। मैं बहुत ही स्पष्ट रूप से बोलूंगा, सप्तम भाव का जीवन साथी का कारक शुक्र और मात्र शुक्र को ही लेना चाहिए। क्यों? शुक्र कामनाओं का कारक है और ऑपोजिट जेंडर जिसको हम कहते हैं, स्त्री के लिए पुरुष, पुरुष के लिए स्त्री का कारक शुक्र ही है। इसलिए जब लग्न जीवन की बात करते हैं, जीवन साथी की बात करते हैं, तो कारक ग्रह में शुक्र ही लेना चाहिए। कई बार गुरु की बात आती है, गुरु को क्यों लेना चाहिए और गुरु किस प्रकार ले सकते हैं। गुरु के कारकत्व को अगर हम समझे तो जानते हैं, गुरु धर्म से जुड़ा हुआ है और धार्मिक विधि विधान का कारक भी गुरु है। हिंदू लग्न विधि भी एक धार्मिक विधि ही है और इन्हीं धार्मिक विधि के अनुसार वर और वधु का मिलन होता है। इस कारण से
लग्न जीवन के समय गुरु का सप्तम भाव से जुड़ना अति आवश्यक बन जाता है। बहुत खूब। वहां लग्न जीवन का कारक गुरु कतई नहीं बनता है। हो सकता है मेरी राय से कुछ लोग सम्मत ना हो, बट अपने तर्क के माध्यम से अगर सोचेंगे तो अपने आप जवाब मिल जाएगा। यहां फिर से एक बात रिपीट करूंगा, जिस भाव में जिस फल की हम इच्छा रखते हैं वो फल हमें कब मिलेगा, उस भाव का फल कब मिलेगा, उसको देखने के लिए उन भाव, उन भावेश और उस कारक पर किन ग्रहों का कैसा प्रभाव है, उसको भली भांति समझने के बाद सही गोचर और सही दशा के समय ही उस घटना का घटित होता है, वो घटना घटित होती है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे देखें, लग्न जीवन के सप्तम भाव पर किसी भी प्रकार से शनि का संबंध है। किस प्रकार से शनि के संबंध हो सकते हैं? सप्तम भाव को शनि देखता हो सकता है, सप्तम भाव में शनि बैठा हो सकता है, सप्तमेश के साथ शनि का संबंध हो सकता है, कारक शुक्र के साथ भी शनि किसी भी प्रकार से जुड़ा हुआ हो सकता है। तो भाव, भावेश और कारक किसी के संग भी अगर शनि जुड़ा तो कहीं न कहीं शनि का लग्न जीवन के ऊपर प्रभाव आ जाएगा। मतलब शनि का कारकत्व, शनि की कैरेक्टरिस्टिक्स जो है लग्न जीवन के ऊपर प्रभाव डालेगी। अब शनि का क्या प्रभाव लग्न जीवन पे हो सकता है? संपूर्ण प्रभाव शनि का ही होगा ये बात नहीं है। क्यों? क्योंकि ये तो एकमात्र शनि का भाव से या भावेश से या कारक से जुड़ने की बात है। इन भाव, भावेश और कारक से कई प्रकार से और ग्रहों के भी संबंध हो सकते हैं। उन सभी ग्रहों को मिला जुला करके एक निश्चित समय निकाला जा सकता है। जैसे कि शनि के वर्ष हम सबको पता है 36 वर्ष है। मतलब और शनि मंद, धीरे चलने वाला ग्रह है। मतलब जिस किसी भी भाव, भावेश या कारक से जुड़ेगा तो उस भाव के फल में विलंब देगा। कितना विलंब दे सकता है वो शनि की ओवरऑल स्थिति के ऊपर निर्भर करता है। शुक्र भी अगर सप्तम भाव से जुड़ गया राशि दृष्टि से या युति प्रतियुति से, तो शुक्र के वर्ष है 25, तो कहीं न कहीं शादी को वो सही उम्र में करवाने की कोशिश भी करेगा। वहीं अगर मंगल जुड़ जाता है, मंगल उत्साह का कारक है। मेरे एक शिक्षक जो हमेशा मेरे आदरणीय रहे हैं, उनका एक फेवरेट स्लोगन मुझे याद आता है, मंगल जब सप्तम भाव से जुड़ता है वैसे लोगों को रोकना पड़ता है, भाई अभी शादी को देर है, अभी थोड़ा कमाना शुरू कर। वो इतने उतावले होते हैं। उत्साह जबरदस्त होता है मंगल में, और भी कई कारण होते हैं। वहीं अगर शनि जुड़ जाता है तो वैसे लोगों को धकेलना पड़ता है कि भाई अभी तो उम्र हो गई, शादी कर ले, अभी उपयुक्त उम्र हो गई है। तो ये फर्क आ जाता है मंगल और शनि के सप्तम भाव, सप्तमेश और कारक से जुड़ने से। वहीं अगर चंद्र जुड़ गया सप्तम भाव, सप्तमेश और कारक से, चंद्र हम सब जानते हैं फास्टेस्ट मूविंग प्लेनेट ऑफ द ग्रह मंडल है, 2.25 दिन में राशि बदल देता है। तो वो सप्तम भाव से जुड़ जाएगा तो हो सकता है कि वो शादी की उस उम्र को जल्दी कर देगा, अर्ली एज में शादी इंडिकेट कर सकता है। चंद्र के बाद फास्टेस्ट प्लैनेट बुध है। जगन्नाथ बसीन साहब ने बहुत ही अच्छे से समझाया है, जब बुध अगर सप्तम भाव से जुड़ा हो और दूषित हो जाए तो अशुभ परिणाम भी बहुत ही स्पीड से दे देता है। वहीं अगर बुध शुभ हो गया सप्तम भाव से जुड़ करके, तो शादी में भी वो कुमार अवस्था का कारक है, तो शादी में
अर्ली एज भी इंडिकेट कर सकता है। इस प्रकार सूर्य अगर जुड़ गया तो सूर्य के अपने और मायने हैं। सूर्य को पृथक करता ग्रह सेपरेटिव प्लैनेट माना जाता है। सेपरेटिव क्यों है? अपनी एक पसंदगी की एक लेवल होती है। जब सूर्य 7th हाउस से जुड़ जाता है, उस पसंदगी की उच्च लेवल के चलते कई बार हम गाड़ियां मिस कर जाते हैं, ये नहीं और ये नहीं और इसके चलते भी शायद सूर्य डिले का कारण भी बन सकता है। तो ग्रह के कैरेक्टरिस्टिक्स, ग्रह के कारकत्व और ग्रह के वर्ष को समझ करके किन ग्रहों के प्रभाव सप्तम भाव पर है, सप्तमेश पर है, कारक पर है, इन सब को मिलाकर के एक एक बुद्धिशाली ज्योतिष को अपना एक अनुमान लगाना होता है कि उपयुक्त गोचर में और वहीं उस उपयुक्त दशा के कौन से दौर में इस जातक की शादी हो पाएगी। जी अनुपम जी। हाँ, बड़ा बखूबी आपने बताया कि जब हम टाइमिंग इवेंट की बात कर रहे हैं तो ग्रहों के भी वर्ष हैं, वो उनके स्वभावगत हैं, और जब वो भावेश कारक पर अपना एक संबंध बनाते हैं तो वो मैरिज के एक सिग्निफिकेंट हो जाते हैं, कारक हो जाते हैं, और अपने टाइम में, जिसे हम दशा के थ्रू कहें या ट्रांजिट से कहें या अन्य विधियों से कहें, ये बड़ा व्यापक विषय है। मैं उम्मीद करूंगा कि दीपेश भाई इस पर आप एक वृहत, मैं कह सकता हूँ, वेबिनार जरूर लें हमारे साथ, जिसमें इन विषयों को हम आपके साथ, स्पेशली टाइमिंग पर, जरूर हम एक पूर्ण उल्लेख आपके साथ देखना चाहेंगे। और बात सिर्फ इतनी है कि जब सप्तम भाव भावेश कारक से जो ग्रह जुड़ रहा है, जो की प्लैनेट हो रहा है, और उसकी टाइमिंग आ रही है, तो वो डेफिनेटली मैरिज देता है। लेकिन ये ग्रह अपने स्वभाव के हिसाब से ही उस एज को तय कर रहे हैं। तो दीपेश भाई, मैं उम्मीद करूंगा कि आप इस पर एक बृहद प्रोग्राम जरूर देंगे। जी। तो मित्रों, अगला प्रश्न जो है वो बड़ा एक प्रासंगिक प्रश्न है कि विवाह के लिए सप्तम भाव जो लग्न कुंडली से है, D1 चार्ट से है, और नवांश, इस पर हम दीपेश भाई से अगले एपिसोड में चर्चा करेंगे। दीपेश भाई, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले अंक में आपसे जल्दी ही मिलते हैं। धन्यवाद अनुपम जी।